वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। आज हम न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं केंद्रक में। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड क्या कार्य करते हैं? तो ये जीवों में सूचना के वाहक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। इनकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के घटक, जिनमें आती है शर्करा, फास्फोरस समूह और नाइट्रोजनी क्षारक। शर्करा के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं पेंटोज शर्करा। पांच कार्बन शर्करा। अब इसकी हम एक बार संरचना देखते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो ये होती है पांच भुजा की वलय। पांच भुजा की वलय होती है। ये कुछ इस प्रकार से होती है। ये इसकी संरचना है। हाइड्रोजन OH समूह, इसमें यहाँ उपस्थित होगा OH समूह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन OH समूह, CH2OH और हाइड्रोजन। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट संरचना में, अब इसमें क्या होगा, OH समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। ये OH होता है हाइड्रोक्सिल समूह, जबकि ये है CH2OH। CH2OH, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी मैथिल। CH2OH को हम कहेंगे हाइड्रोक्सी मैथिल। अब ये हो गई हमारे पास में पेंटोज शर्करा। अब अगर इसे हम आरएनए में देखें, ये तो हो गई राइबोज शर्करा। अब आरएनए में क्या होता है, इसमें हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जो ये वाली वाले है, नेक्स्ट वाले है, इसमें से क्या होता है, एक ऑक्सीजन निकल जाता है और ये हो जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन OH समूह। नेक्स्ट इसमें हो गया CH2OH और हो गया हाइड्रोजन समूह। अब इसमें क्या हो गया, एक ऑक्सीजन निकल गया यहां से, इस वाली कंडीशन से, यहां से एक ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ये होता है डीऑक्सी राइबोस। क्योंकि इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है डीऑक्सी राइबोस। अभी हो गई पांच वाले की संरचना, पांच कार्बन वाले की संरचना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है फास्फोरस समूह। फास्फोरस समूह, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है H3PO4। इसमें क्या होगा, फास्फोरस समूह जुड़ा हुआ होगा ऑक्सीजन से,
ये कुछ इस तरीके से होता है, 3 होते हैं इस पे लोन पेयर ऑक्सीजन पे। इसके बाद संरचना क्या हो जाती है, या हम इसको कहेंगे P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और ये होगा OH। ये होगा H3PO4 समूह। इसके अलावा इसे हम एक तरीके से और बना सकते हैं, P OH OH समूह, OH, और ये हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन। ये हो गया फास्फोरस समूह हमारे पास में। इसमें क्या हुआ, एक फास्फोरस समूह के परमाणु से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। एक फास्फोरस समूह से, एक फास्फोरस के परमाणु से 4 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं। इसके अलावा शर्करा और जो फास्फोरस समूह है, शर्करा और फास्फोरस समूह, ये मिलकर क्या करते हैं, मिलकर डीएनए के अक्षीय तंतुओं का निर्माण करते हैं। अक्षीय तंतुओं का निर्माण, और जो नाइट्रोजन क्षारक हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, नाइट्रोजनी क्षारक क्या करते हैं, ये इन तंतुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। तंतुओं को जोड़ने का कार्य, इसे हम अभी डायग्राम से अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक ये होते हैं 2 टाइप के। एक होता है प्यूरिन और नेक्स्ट है पिरिमिडीन। प्यूरिन के भी टाइप होते हैं, प्यूरिन 2 टाइप के होते हैं। एक होगा एडेनिन और नेक्स्ट है ग्वानिन। जबकि पिरिमिडीन समूह अगर हम देखें, इसमें होते हैं साइटोसिन, इसके अलावा थाइमिन, और नेक्स्ट है यूरेसिन। नाइट्रोजनी क्षारक क्या करते हैं, अभी हमने देखा है। नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए के दोनों तंतुओं को, डीएनए के दोनों तंतुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा डीएनए और आरएनए में अलग अलग तरीके के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। इनके अलावा एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, अगर शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक होगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और इसका निर्माण सबसे पहले होता है हमेशा। और न्यूक्लियोटाइड क्या होगा,
तो न्यूक्लियोटाइड होगा न्यूक्लियोसाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरस समूह। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक, प्लस हो गया फास्फोरस समूह। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में पाए जाएंगे शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक, और न्यूक्लियोटाइड में पाए जाएंगे नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फास्फोरस समूह। और डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए और आरएनए का निर्माण होगा न्यूक्लियोटाइड से, जिन्हें हम कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है इनका निर्माण। अगर हम इसकी भी संरचना देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये हो गया एडेनिन, ये कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है संरचना। ये यहाँ से जुड़े हुए होंगे फास्फोरस समूह से पी, यहाँ पर जुड़े हुए होंगे नाइट्रोजनी क्षारक ATGC, ऐसे ही ये सेम इधर से भी जुड़े हुए होते हैं। ये कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ये हम सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। A, E, फिर ये जुड़ा होगा साइटोसिन, ये कुछ इस तरीके की संरचना बनती है। इसके बाद हम देखते हैं डीएनए और आरएनए। सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए क्या होता है। डीएनए की खोज सबसे पहले करी है, डीएनए की खोज की है पेरिक ग्रिफ्थ मिशर ने। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल किसने दिया है, द्विकुंडलीय मॉडल ये दिया है वाटसन और क्रिक ने। और इसकी खोज हुई है 1869 में। इसके अलावा डीएनए क्या होते हैं, ये जैव अणु होते हैं और इनमें क्या होती है, कार्बनिक श्रृंखला होती है। इनमें कार्बनिक श्रृंखला होती है।
इसके बाद हम देखते हैं इसकी संरचना। ये द्विकुंडलीय मॉडल होता है। की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। ये होता है इसका द्विकुंडलीय मॉडल। इसमें हम देखेंगे इसका व्यास सबसे पहले। ये होता है इसका व्यास। अब ये व्यास इसका कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा ये होता है इसका एक कुंडलन। एक कुंडलन हम इसको कहते हैं। और इसकी लंबाई होती है 34A। ये हो गया 34A। इसके अंदर स्थित होते हैं 10 नाइट्रोजनी क्षारक। 10 नाइट्रोजनी क्षारक इसमें उपस्थित होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 2 की अगर हमसे दूरी पूछी जाए, प्रति या 2 नाइट्रोजनी क्षारक की कितनी हो जाएगी? इससे नाइट्रोजनी क्षारक की दूरी ये हो जाएगी 3.4A। इसके अलावा इसमें होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक और ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजनी बॉन्ड से A, T, G और C। डीएनए में क्या होते हैं? एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। इसी प्रकार A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, फिर A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G। ये कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये हो गए हमारे पास में A जुड़ा होगा डबल बॉन्ड T एडेनिन थाइमिन से और साइटोसिन जुड़ा होगा ग्वानिन से। ये जो होंगे ये होते हैं हाइड्रोजनी बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। और ये होता है द्विकुंडलीय मॉडल इसका डीएनए का। डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल। इसके बाद हम देखते हैं डीएनए में हमने और क्या देखा अभी डायग्राम से। एक तो हमने देखा इसमें कि इसमें जो व्यास है, डीएनए का व्यास है 20 एंगस्ट्रॉम। और इसके अलावा व्यास क्या होता है? ये दोनों तंतुओं के मध्य
मध्य की दूरी होती है, ये दोनों तंतुओं के मध्य की दूरी होती है ये वाली। इसके अलावा ये क्या होता है, डीएनए 360 डिग्री पर एक कुंडलन में घुमा हुआ होता है। 360 डिग्री कोण पर घुमा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं कुंडलन, एक कुंडलन। और एक कुंडलन में अगर हमसे पूछा जाए इसकी ऊंचाई, एक ये होता है इसका पूरा एक कुंडलन। एक कुंडलन की ऊंचाई होती है टोटल 34A, और इसमें स्थित होते हैं एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी क्षारक, 10 नाइट्रोजनी क्षारक स्थित होते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हमने निकाला दो नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य की दूरी, ये हो गए 3.4A। इसके बाद हम देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए में हमें ध्यान रखना है कि ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है mRNA, rRNA और है tRNA। mRNA होता है सबसे पहले यही बनता है, इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये होता है राइबोसोमल आरएनए, और ये है ट्रांसफर आरएनए। ये होते हैं छोटे, साइज में छोटे होते हैं ये, और ये होते हैं सबसे भारी। mRNA क्या करता है, तो ये डीएनए से बनता है एक तो, और ये प्रोटीन बनाने के लिए सूचना देता है, प्रोटीन बनाने की सूचना। इसका निर्माण होता है केंद्रक में। इसके बाद है rRNA, तो ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। इसका निर्माण भी केंद्रक में होता है। इसके अलावा ये tRNA जो है, ये उपस्थित होता है कोशिका द्रव्य में, और ये mRNA अनुक्रम को प्रोटीन में डिकोड करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, यदि हम एक होता है हमारे पास में डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये 3 प्रोसेस होती है। इसके अलावा एक प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है वापस, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे हम कहते हैं अनुलेखन विधि। अनुलेखन विधि, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से अगर प्रोटीन का निर्माण होता है इसे हम कहते हैं अनुवादन, ट्रांसलेशन। और डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन या प्रतिकरण, यानी कि ये खुद अपने जैसा रेप्लिका बनाता है, इसे हम कहेंगे, अनुलेखन को कहेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। अनुवादन होगा ट्रांसलेशन, ये होगा रेप्लिकेशन। इसके अलावा 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम को हम कहते हैं कोडोन। 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम को हम कहेंगे कोडोन। और मनुष्य में
मनुष्य के शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है अमीनो अम्ल। प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं अमीनो अम्ल, जो कि होते हैं संख्या में 20। इसके अलावा अगर हम देखें 20 अमीनो अम्लों से क्या बनते हैं, कोडोन बनते हैं। कितने बनते हैं, 61 कोडोन। जबकि टोटल कितने होते हैं, टोटल कोडोन की संख्या होती है 64। इनमें से जो बचे हुए कोडोन होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को निरूपित नहीं करते, जैसे कि 3 बचे हुए हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्टॉप या नॉनसेंस नॉनसेंस कोडोन। किसे कहेंगे हम, स्टॉप कोडोन। जो बचे हुए कोडोन जो किसी भी अमीनो अम्ल को निरूपित नहीं करते हैं, निरूपित नहीं करते हैं। कितनी होती है इनकी संख्या, 3 होती है। स्टॉप या नॉनसेंस कोडोन, इनकी संख्या होती है 3। अमीनो अम्लों के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और इसके अलावा अगर अमीनो अम्लों की संख्या लंबी है तो उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और अगर ज्यादा ही लंबी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रोटोन। इसके अलावा आरएनए में हम एक चीज और देखते हैं। आरएनए में क्या होता है, इसमें होता है थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। इसमें बॉन्ड होते हैं ए यू, ए डबल बॉन्ड यू, और होगा सी ट्रिपल बॉन्ड जी। इसमें थायमीन अनुपस्थित होता है। थायमीन अनुपस्थित, और थायमीन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल उपस्थित होता है। इसके अलावा जो आरएनए होता है ये एकल, आरएनए की संरचना अगर हम देखें, आरएनए ये होता है सिंगल हेलिक्स मॉडल, कुछ इस तरीके से एकल कुंडलित मॉडल या सिंगल हेलिक्स मॉडल। इसमें हमने देखा क्या क्या होता है, ए यू और सी और जी। इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल उपस्थित होता है, थाइमीन के स्थान पर। अब हम देखते हैं इनमें अंतर डीएनए और आरएनए में। तो पहले हम देखेंगे डीएनए की संरचना। की संरचना होती है द्विकुंडलित,
और आरएनए की संरचना होती है एकल कुंडलित। इसके अलावा डीएनए कहाँ-कहाँ उपस्थित होता है? तो डीएनए की उपस्थिति कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होगा डीएनए? ये होता है केंद्रक में उपस्थित होगा। इसके अलावा ये हरित लवक में उपस्थित होता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। जबकि आरएनए अगर हम देखें तो ये उपस्थित होता है या तो केंद्रक में या होता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा जो डीएनए है, डीएनए क्या करता है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आवागमन करता है, ये गुणों को लेके जाता है। जबकि आरएनए है, आरएनए क्या कार्य करता है? आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं। तो डीएनए में होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। इसमें होता है एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। इसके अलावा डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित, जबकि आरएनए में अनुपस्थित होगा। और डीएनए अधिक स्थायी होते हैं और आरएनए कम स्थायी होते हैं। इसके अलावा जो डीएनए है, डीएनए अल्ट्रावायलेट रेज से पराबैंगनी किरणों से ये क्या होते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जबकि जो आरएनए है, आरएनए क्षतिग्रस्त नहीं होते, ये ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं आरएनए। जबकि जो डीएनए है ये क्या होते हैं? इनके प्रति संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इनकी संख्या।